जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का, और आज यह इस अधिनियम का चौथा सीरीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके पूर्व हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज का जो विषय होगा वो न्यासों के निर्वापन के विषय में होगा। ऑफ द एक्सटिंगनेशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब ये न्यास का निर्वापन कब हो जाता है। निर्वापन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है उसका समापन। एक ट्रस्ट का समापन कब हो जाता है उसके बारे में धारा 77, 78 और 79 में इस बात का उल्लेख किया गया है। ये बहुत सीमित में धारा है, 2 धाराओं में समाहित कर दिया गया इसको। लेकिन मेंस में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, टिप्पणी में या मेंस में लिखने के लिए, लघुत्तरी में या टिप्पणी के रूप में। तो मेरा फोकस यही है कि अधिक से अधिक आप लोगों का ध्यान उस मटेरियल पर जाए जो कि खासकर परीक्षार्थी हैं, उनको परीक्षा में क्या पूछा जाता है उसका आभास और ज्ञान हो, ताकि उनका अच्छा नंबर आवे और वो इस अपने पद पे सेलेक्ट हों। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस प्रकार का बनाऊं, अपलोड करूं, तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए समय न गंवाते हुए विषय पर आते हैं। मात्र 3 धाराएँ हैं, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। धारा 77 कहता है कि ट्रस्ट हाउ एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कि न्यास कैसे निर्वापित होता है। ये ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड, पहला ये कह रहा है कि व्हेन इट पर्पज इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड। तो अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं लिखा है, सीधा सा इसका है कि अगर जो ट्रस्ट का प्रयोजन की पूर्ति जो है पूर्णतः हो जाती है तो वहाँ पे उस ट्रस्ट का समापन हो जाएगा, निर्वापन हो जाएगा। बी कह रहा है कि व्हेन इट्स पर्पज बिकम अनलॉफुल, मतलब जिस समय ट्रस्ट का निर्माण हुआ था उस समय तो ठीक था, लेकिन उसका पर्पज जो है, प्रयोजन जो है, बाद में विधिपूर्ण हो जाता है, अविधिपूर्ण हो जाता है, यानी कि विधि विरुद्ध हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ट्रस्ट का निर्वापन हो जाएगा। सी का ऐसा कि व्हेन द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स पर्पज बिकम्स इम्पॉसिबल बाय डिस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी और अदरवाइज। भाई ट्रस्ट का निर्माण तो हो गया, लेकिन ये कह रहे कि उसकी पूर्ति न्यास संपत्ति के नाश के कारण अथवा अन्यथा असंभव हो जाता है। मतलब जिस पर्पज से बनाया गया था ट्रस्ट, उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के नाश होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से उसकी पूर्ति होना असंभव हो जाए तो उस कंडीशन में भी ट्रस्ट का निर्वापन हो जाता है। डी कह रहा है कि व्हेन द ट्रस्ट बीइंग रिवोकेबल इज एक्सप्रेसली रिवोक्ड, मतलब यदि न्यास का प्रतिसंहरणीय होते हुए अव्यक्त रूप से प्रतिसंहरित किया जा सकेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस न्यास में ही ऐसा इस तरीके का वर्णन कर दिया गया हो कि इसका किन किन कंडीशनों में प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा, तो उस कंडीशन पे न्यास का प्रतिसंहरण यदि अव्यक्त रूप से कर दिया गया हो तो उसका हो जाएगा। अब ये जो धारा 78 है, धारा 78 कह रहा है कि रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, न्यास का प्रतिसंहरण, मतलब अभी जो पहले हम लोग जो डी वाला हम पढ़े हैं, इसमें इसका जो ऑप्शन था कि एक निर्वापन कैसे ट्रस्ट का होता है, तो आखिरी में था कि यदि न्यास प्रतिसंहरणीय है तो उसका प्रतिसंहरण करके कर लिया जाएगा। तो प्रतिसंहरण कब किया जाएगा उसको धारा 78 में बता रहा है। ये कह रहा है कि ये ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल मे बी रिवोक एट द प्लेजर ऑफ द टेस्टेटर। ये ट्रस्ट अदरवाइज क्रिएटेड कैन बी रिवोक्ड ओनली। अब इसके कहने का मतलब है कि बिल द्वारा शिष्ट न्यास वसीयतकर्ता के प्रसादानुसार प्रतिसंहरित किया जा सकेगा, अन्यथा शिष्ट किए गए न्यास का प्रतिसंहरण
जो नीचे दिया गया है उसके आधार पर होगा। मतलब यदि विल के द्वारा क्रिएट किया गया है कोई ट्रस्ट तो न्यासकर्ता के ही द्वारा प्रतिसंग्रहित किया जाएगा और उसको वसीयतकर्ता द्वारा, और वो फिर से लिखित रूप में एक अलग से उसको रजिस्टर्ड करके, जैसे आप लोग वसीयत देखते होंगे कि अगर जो पुरानी वसीयत कोई है और उसको रिवोक करना है तो नई वसीयत का एक निर्माण किया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि इसके पहले का कोई भी वसीयत होगा तो वो शून्य माना जाएगा। तो उसी की बात कर रहा है कि यदि विल है तो विल में क्या है कि जो वसीयत करता है उसके द्वारा जो है किया जाएगा, और कोई उसके अलावा कोई अदरवाइज है रिवोक कैसे होगा तो उसके बारे में यहाँ पे ABC करके 3 कंडीशन दिए गए हैं, जिसमें कि बताता है ये धारा कि कैसे वो रिवोक किया जाएगा। तो पहला करेगा वेयर ऑल द बेनिफिशरीज आर कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट बाय देयर कंसेंट, यदि उसमें के सभी बेनिफिशरी जो है वयस्क हैं तो सभी के आपसी सहमति से, मतलब वो कॉम्पिटेंट हैं, सक्षम हैं, कांटेक्ट करने में सक्षम है, तो उनके सारी बेनिफिशरी के जो है सहमति से रिवोक किया जाएगा ट्रस्ट का। बी कह रहा है कि वेयर द ट्रस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आर बाय वर्ड ऑफ माउथ इन एक्सरसाइज ऑफ ए पावर ऑफ रिवोकेशन एक्सप्रेसली रिजर्व टू द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। सी कह रहा है कि जहाँ की न्यास किसी अवसीयती लिखत द्वारा या मौखिक शब्दों द्वारा घोषित किया गया हो, वहाँ न्यासकर्ता के पास अव्यक्त रूप से आरक्षित प्रतिसंग्रहण शक्ति का प्रयोग करके ही किया जा सकेगा। मतलब न्यासकर्ता द्वारा कोई अगर जो वसीयत के रूप में नहीं है, ऐसे कोई ट्रस्ट का निर्माण किया गया है तो उसमें इस तरीके का अव्यक्त रूप से लिखा होना चाहिए, और तब उस चीज़ का वो इस्तेमाल करके वसीयतकर्ता रिवोक कर सकता है। अब सी कह रहा है कि वेयर द ट्रस्ट इज फॉर द पेमेंट ऑफ द डेप्ट ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एंड हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द क्रेडिटर्स एट द प्लीजर ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। अब देखिए यहाँ जो सी वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें कह रहा है कि जहाँ की न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए हो और वो लेनदारों को सूचित न किया गया हो, वहाँ न्यासकर्ता के प्रसाद अनुसार ही किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर जो कोई ऋणों को चुकाने के लिए कोई न्यास का गठन किया गया है और जो लेनदार हैं उनको इस बात की सूचना नहीं है कि किसी ट्रस्ट का निर्माण हुआ है उसके पर्पज से, तो जो न्यास करता है वो किसी भी समय उसको रिवोक कर सकता है। लेकिन यहाँ अब इस चीज़ को यही बात अगर जो उसके दूसरे अर्थों में देखा जाए, यदि लेनदारों को सूचना है इस बात की कि किसी ट्रस्ट का निर्माण हुआ है उसके ऋण के बकाया के लिए, तो उस कंडीशन में फिर ये रिवोक नहीं कर सकता है। एक बार न्यास का निर्माण हो गया तो उसका एग्जीक्यूशन करने के बाद ही समाप्त होगा, माने उसकी पूर्ति हो जाएगी। तभी जो धारा 77 में हम लोग 77 का क्लास ए देखे थे उसके अनुसार। अब इलस्ट्रेशन ये है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कन्वेज प्रॉपर्टी टू बी इंटरेस्ट टू सेल द सेम एंड पे आउट ऑफ द प्रोसीड्स द क्लेम्स ऑफ एज क्रेडिटर्स। ए रिजर्व्स नो पावर ऑफ रिवोकेशन if no communication has been made to the creditors. A may revoke the trust, but if the creditors are party to the arrangement, the trust cannot be revoked without their consent. अब देखिए यहाँ पे वही जो हम लोग क्लास सी पढ़े हैं उसी को ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि क संपत्ति का हस्तांतरण ख को इस न्यास पर करता है कि ख उसे बेच दे और क के लेनदारों के दावों को विक्रय के आगमों में से चुका दे। क प्रतिसंग्रहण की शक्ति आरक्षित नहीं करता। यदि लेनदारों को कोई संसूचना नहीं दी गई है तो क न्यास का प्रतिसंग्रहण कर सकेगा, जो अभी हम लोगों ने कहा देखा। किंतु यदि लेनदार इस ठहराव के पक्षकार हैं तो न्यास उसकी सम्मति के बिना प्रतिसंग्रहित नहीं किया जा सकता। अब एक बात और ये आगे धारा 79 कहता है, इसका आखिरी जो धारा है कि रिवोकेशन नॉट टू डिफीट व्हाट ट्रस्टीज हैव ड्यूली डन। मतलब कोई ट्रस्ट का रिवोकेशन के पहले कोई ऐसा ट्रस्टी द्वारा कार्य कर लिया गया है तो उसको डिफीट नहीं करेगा कि भैया अब तो ट्रस्ट का गठन खत्म हो गया, समापन हो गया, रिवोक हो गया, तो क्या वो प्रभावित होगा? तो उसके लिए वो यहाँ पे सेविंग क्लास के रूप में है। ये कह रहा है कि रिवोकेशन नॉट टू डिफीट व्हाट ट्रस्टीज हैव ड्यूली डन,
अर्थात न्यासी जो बात सम्यक रूप से कर चुके हों उसे प्रतिसंहरण द्वारा विफल नहीं किया जा सकेगा। नो ट्रस्ट कैन बी रिवोक्ड बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट सो एज टू डिफीट आर प्रीजुडिस व्हाट द ट्रस्टी मे हैव ड्यूली डन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट। कोई भी न्यासकर्ता द्वारा ऐसे संग्रहित नहीं किया जा सकेगा कि न्यास के निष्पादन में जो बातें न्यासियों द्वारा सम्यक रूप से की गई हों वे विफल हो जाएं या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार से ये 3 धाराओं को मिलाकर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप लोग जब अनुसार पेपर उठा करके देखेंगे, चाहे लोअर डिवीज़न का हो मेंस का परीक्षा, चाहे हायर जुडिशरी का हो, किसी भी स्टेट का, तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। हो सकता है किसी साल ना आया हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के, किसी न किसी साल ये जरूर पूछे जाएँ। तो आप लोग बेयर के साथ कमेंट्री भी जरूर देख लीजिएगा किसी भी किताब से। वीडियो चूँकि बहुत लंबा नहीं है, इसलिए मैं बिना वजह जो है आपका लंबा समय भी नहीं लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। मैं फिर से आता हूँ नए ऊर्जा के साथ नया वीडियो लेकर। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।